Hello and welcome to Paramount Academy. Students, I am your educator Vaibhav, and in this video we are going to cover the topic question tags for grade 10. So without making any further delay, let's get started. So what is a question tag? Let us answer this question. A question tag is a short question added at the end of a statement to confirm information, seek agreement, ask for confirmation और मेक कॉन्वर्जेशन मोर नेचुरल। अब हमने कम्युनिकेटिव या स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करा जाता है। हालांकि वो क्वेश्चन होता नहीं है, इंस्टेड वो ऐड ही इसीलिए करा गया है ताकि हम कंफर्मेशन ले पाए, इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए या एग्रीमेंट सीख करने के लिए, मतलब सामने वाले की सहमति है या नहीं है ये बात पूछने के लिए कर रहे हैं, या फिर बहुत बार तो बस बेसिकली कॉन्वर्जेशन को और ज़्यादा नेचुरल लगने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा। यू आर रेडी आरंट यू, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि तुम रेडी हो ना रेडी, ऐसा पूछा जा रहा है। अब जो लास्ट में यूज करा गया हुआ टैग है आरंट यू, मतलब हाँ या ना, ये एक्चुअली क्वेश्चन है ही नहीं, ये कंफर्मेशन के लिए यूज करा गया हुआ एक काउंटर क्वेश्चन टैग है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए शी डजंट लाइक टी, डज शी, उसे टी पसंद नहीं है ना, ऐसा। सो इन दिस वे वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है ही नहीं, वो करा किस लिए जा रहा है, इट इज एडेड टू गेट कंफर्मेशन या सामने वाले की एग्रीमेंट लेने के लिए कि हाँ तुम्हें चाय पसंद है ना। सो ये एक्चुअली में एक टैग है, दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन टैग। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग बाय सीइंग द स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर लगता कैसे है, स्टेटमेंट प्लस कॉमा प्लस क्वेश्चन टैग। मतलब क्या, एक स्टेटमेंट होगा, उसके बाद में कॉमा लगाया जाएगा और फिर वही स्टेटमेंट सही है या नहीं, या जिससे बोला जाएगा वो अग्री करता है या नहीं करता है उससे, उसकी कॉन्फर्मेशन के लिए ऐड करा जाने वाला एक क्वेश्चन टैग होगा। वन बाय वन लेट अस गो फॉर द रूल्स, कैसे इसको लिखा जाना है। फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक रूल ऑफ अ क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट टर्न्स इनटू अ नेगेटिव टैग। इसका मतलब क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसमें लगाया गया टैग नेगेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग लगेगा इजंट ही। इसको कैसे बोलेंगे हम हिंदी में, वो एक डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर ही है ना, तो इसको एक नेगेटिव वे में बोला जाता है, राइट। जैसे मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको ये थोड़ा सा अजीब या वेग लग रहा होगा, बट एक्चुअली आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एट द एंड हम जो क्वेश्चन या काइंड ऑफ कंफर्मेशन के लिए ऐड करे जाने वाला टैग होता है उसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जस्ट लाइक दे अराइव्ड, हैवंट दे, वो आ गए, है ना, तो इसलिए ऐड करा जाने वाला टैग है ये। हैव एक वर्ब है, राइट, तो उसका नेगेटिव हो गया हैवंट। जैसे वी कैन स्विम, कांट वी, हम स्विम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। सो अगेन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसका टैग नेगेटिव हो गया। वी कैन स्विम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कांट वी, कैन नॉट वी, तो वर्ब को नेगेटिव बनाया और क्वेश्चन लगा दिया उसके सामने। सो आई होप कि आपको ये बहुत बेसिक चीज समझ आई होगी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके बाद में टैग नेगेटिव लगेगा। अब नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए इसका कंप्लीटली ऑपोजिट करना है, उल्टा करना है हमें। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो उसके आगे लगाया जाने वाला टैग पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ही इजंट बिजी या ही इज नॉट बिजी, तो इसके आगे टैग लगेगा पॉजिटिव। इज ही, तो इजंट का पॉजिटिव हुआ इज और सब्जेक्ट ही एज इट इज उसके आगे आ जाएगा। जैसे दे हैवंट फिनिश्ड, हैव दे, उन्होंने खत्म नहीं करा है ना, तो ऐसा पूछा जा रहा है। सो हैवेंट नेगेटिव वर्ब है, उसका पॉजिटिव हैव हो गया और दे सब्जेक्ट एज इट इज उसके आगे आ गया। तो आपको ये समझ आ रहा होगा आई होप कि व्हाट यू हैव टू डू, वर्ब का अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना देना है और सब्जेक्ट को एज इट इज उसके बाद में लिख देना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, शी कांट ड्राइव, शी सब्जेक्ट है, कांट मतलब कैनॉट, वर्ब का नेगेटिव फॉर्म, एंड देन ड्राइव ऑब्वियसली उसके साथ में यूज करा जाने वाला मेन वर्ब है। अब इसका टैग कैसे बनेगा, कांट का पॉजिटिव कैन और शी सब्जेक्ट एज इट इज, तो सेंटेंस बना शी कांट ड्राइव कैन शी।
Now rule number 3, use the same auxiliary means helping verb. स्टेटमेंट में यूज करा जाने वाला ऑक्सिलियरी वर्ब एज इट इज क्वेश्चन टैग में यूज करा जाना चाहिए. बस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करना है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है. जैसे शी इज रीडिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, उसी का नेगेटिव बनाया इजंट और सब्जेक्ट शी एज इट इज. जैसे दे वेर प्लेइंग, वेर हेल्पिंग वर्ब है, वेरेंट या वंट नेगेटिव बनाया और सब्जेक्ट दे एज इट इज लिख दिया. ही हैज अराइव्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव बनाया hasn't and subject he as it is प्लेस कर दिया. So simply what it means इसकी auxiliary verb को as it is नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बना के टैग में ऐड करना है. ऑल्दो ये हर जगह पे नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा वो एक्सेप्शनल रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया होगा उसी को हमको नेगेटिव बनाना होगा, और अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है एज इट इज. नाउ रूल नंबर 4, if there is no helping verb, use do, does or did. When a statement has no helping, that is auxiliary verb, use do, does or did in the question tag according to the tense of the sentence. Understand this thing. अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये होता कब है, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अगेन. व्हाइल आई वाज टीचिंग यू टेंस, तब मैंने बताया था आपको कि सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होता है एक्सेप्ट फॉर 2, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रहा होगा तो जस्ट रिमाइंड इट, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए. आई विल टेल इट इन अ सेकेंड. स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन होगा तो सब्जेक्ट V1 प्लस SESIS प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट का होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट. सो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड फ्रॉम आवर ओन, हमको खुद ऐड करना पड़ेगा. अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वी विल ऐड डू और डज. इसमें भी रूल है, अगर ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है तो हमको ऑलरेडी पता है कि उसके बाद में V1 SESIS फॉर्म लगता है, तो डू का SESIS फॉर्म ही तो डज है, राइट. तो वी हैव टू डू व्हाट, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट यूज करा जा रहा है तो उन सेंटेंसेस के अंदर डज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो डू का इस्तेमाल करना है. और अगर सेंटेंस में यूज करा हुआ वर्ब पास्ट माने वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 फॉर्म होगा तो सिंपली वी विल गो फॉर डिड. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. यू लाइक चॉकलेट, डोंट यू लाइक चॉकलेट, इसमें लाइक वर्ब का इस्तेमाल करा गया है. LIKE लाइक V1 फॉर्म है, SESIS यूज नहीं करा है, तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि डू का इस्तेमाल करना है. डू का नेगेटिव फॉर्म होगा डोंट, और सब्जेक्ट एज इट इज यू लिख दिया. तो यू कैन अंडरस्टैंड रूल एज इट इज लग रहा है, बस हमको हेल्पिंग वर्ब खुद से डालना है. इसमें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आई रिकमेंड कि इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ आएगा. लुक एट द सेकंड एग्जांपल, शी प्लेज द पियानो, सब्जेक्ट V1 प्लस S एंड देन ऑब्जेक्ट फॉर्म है. सब्जेक्ट क्या है, शी, अभी बताया था मैंने. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो SESIS लगता है, जो लगा है यहाँ पर शी प्लेज द पियानो, राइट. तो क्योंकि S लगा है इसका मतलब उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा डज. तो डजंट शी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव भी तो करना है, तो शी प्लेज द पियानो कॉमा डजंट सब्जेक्ट शी एज इट इज आएगा. थर्ड एग्जाम्पल, राहुल अगेन नेम है, नाउन भी कहाँ आता है मैंने बताया था, सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन होगा तो उसके साथ भी डज यूज करना है. तो राहुल स्टडीज हार्ड, डजंट ही. दे विजिटेड दिल्ली. नाउ लुक एट दिस वेरी क्लियरली, इसके अंदर जो वर्ब का फॉर्म यूज करा गया है दैट इज V2 फॉर्म. दे सब्जेक्ट है, विजिटेड V2 फॉर्म ऑफ विजिट, विजिट विजिटेड विजिटेड विजिटिंग, तो V2 फॉर्म है, क्लियरली वी कैन सी. Because V2 form is used, we are supposed to use did. तो हम क्या करेंगे, did का नेगेटिव बनाना है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, तो didn't they या didn't they, अब जो भी बोलना प्रेफर करेंगे, एक्चुअली इट इज स्पेल्ड एज didn't they. Two more examples are given here, just we'll go for them as well, आपको बेहतर समझ आएगा. He wrote a letter, again wrote V2 form of write, तो सिंपल पास्ट टेंस है. Did नेगेटिव फॉर्म बनेगा didn't,
सो आंसर आएगा ही रोट अ लेटर, डिडंट ही. We enjoyed the movie. Enjoyed again. We two form of enjoy. So did negative बनेगा didn't, and then we write we enjoyed the movie. Didn't we? Moving to rule number 5. Sentences with modal verbs. While I was teaching you verbs, I told you there are certain kinds of verb called as modals. Although we have not touched upon to it, उसके ऊपर अगला वीडियो डालूंगा मैं. बट फिलहाल के लिए इतना समझना है कि कुछ वर्ब्स होते हैं, टाइप ऑफ वर्ब्स, जो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बताने के लिए, कन्वे करने के लिए यूज करे जाते हैं. जैसे कैन एबिलिटी बताता है, मस्ट ऑब्लिगेशन या कंपल्शन बताता है. सो फर्दर जो चीजें होंगी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे. अंडरस्टैंड दिस कि अगर सेंटेंसेस में कोई मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करा होगा तो वही मॉडल यूज होगा. जैसे हम प्रीवियसली देख रहे थे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगा. सो क्योंकि मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल वर्ब एज इट इज यूज होगा. सिंपली पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना, जैसे हम हमेशा कर रहे थे. एग्जाम्पल्स के लिए शी कैन स्विम, तो मॉडल वर्ब इज कैन, नेगेटिव बना कांट, सब्जेक्ट शी एज इट इज, तो शी कांट, सॉरी शी कैन स्विम, कांट शी. जैसे दे विल कम टुमारो, तो क्या आएगा नेगेटिव विल का, विल नॉट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वोंट लिखते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, नोट इट डाउन. अगर याद नहीं रहता है तो 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए. They will come tomorrow, negative will be won't, and they as it is. He should study harder, should, negative बना shouldn't, subject he as it is, तो he should study harder, shouldn't he? You must wear a helmet, must, negative बना must not, also pronounced as mustn't, तो you must wear a helmet, mustn't you, or must not you. Like we may leave now, mayn't we or may not we. Mayn't should be pronounced exactly like paint. Paint का rhyming word mayn't होगा. So remember this thing. Now let us move to rule number 6. This is a little tricky one. Imperative sentences हमेशा हमें परेशान करेंगे, इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट होता है पर वो नजर नहीं आता है. एंड सब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन इज यू. रिमेंबर दिस थिंग. व्हेन समबडी सेज ओपन द डोर, तो वो हमसे बोल रहा है. जो स्पीकर है, जिससे बात कर रहा है, वो उसको बोल रहा है डोर ओपन करने के लिए. तो हमेशा उसमें सब्जेक्ट है, बस लिखा नहीं जाता है. ओपन द डोर का मतलब होता है यू ओपन द डोर. जो पर्सन बोल रहा है वो जिससे बात कर रहा है, मतलब श्रोता, लिसनर, उसको बोल रहा है. तो ऑटोमेटिकली द प्रोनाउन और द पर्सन इज सेकंड पर्सन. अब इसको हमको यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन टैग्स में हमको पर्सन की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट चाहिए ना. तो सब्जेक्ट ऑल दो विजिबल नहीं है, तो हमको हमेशा याद रखना है. अगर वो सेंटेंस इंपरेटिव है, कोई कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सिंपली यू कैन लर्न इट एज अगर स्पीकर लिसनर से कुछ एक्शन करवाना चाह रहा है. अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में से ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इस स्टेटमेंट में किसी से कुछ करने के लिए कहा जा रहा है इन एनी फॉर्म, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वॉट एवर इट इज, तो उसमें हमको यू एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करना है. सो लुक एट दिस, ओपन द डोर, वी विल यूज विल एज द हेल्पिंग वर्ब एंड जो भी सब्जेक्ट होगा, जो हमेशा इस केस में यू होगा, वही लिखना है. जैसे ओपन द डोर, विल यू, प्लीज हेल्प मी, विल यू, पास मी द सॉल्ट, विल यू, बी केयरफुल, विल यू. ये सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस है. कुछ कमांड्स है, कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ सजेशंस है, राइट, कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट है. सो इन दिस मैनर यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. एक बात याद रखना, अभी इस केस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस को भी नेगेटिव नहीं कराया. द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, राइट. ये कॉल टू एक्शन है, ये कोई सिंपल स्टेटमेंट नहीं है. सो हियर we are making polite request or making a polite expression of a question. so इसीलिए हमको नेगेटिव लिखना नहीं चाहिए, ठीक है. नेगेटिव कमांड्स, अगर कोई ऑर्डर नेगेटिव वे में करा जा रहा है तो उसको विल यू ही यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक नॉइज, विल यू, ये एक थ्रेटनिंग वे ऑफ डूइंग इट. ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब हम कमांडिंग पोजीशन में, हम हायर अथॉरिटी है, हम डोमिनेटिंग है. सो व्हेन वी आर सेइंग अ क्वेश्चन टैग, सो ये एक अथॉरिटी की निशानी है कि सामने वाले पर्सन को हम ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, और हम उनको ये बात बता रहे कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है, हम चाह रहे कि वो ये नहीं करे.
तो लुक एट दिस, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. डोंट मेक अ नॉइज, विल यू? आवाज मत करना, करोगे? So here the last part, will you, is kind of a threat or maybe a command expecting कि सामने वाला वो चीज नहीं करेगा जो हमने पहले बोला है. जैसे डोंट बी लेट, विल यू, कि लेट मत होना, लेट होगे. सो यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन टैग, ये एक्चुअली एक ऑर्डर की अथॉरिटी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए और ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए यूज करा जा रहा है. जैसे डोंट टच द वायर, विल यू, अगेन सेम थिंग. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, इनविटेशन. इनविटेशंस के अंदर हमको नेगेटिव का इस्तेमाल करना है, वोंट यू, एंड दिस इज डन इन अ लिटिल पोलाइट वे. इसको हमको थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलना होता है. सो इन दैट वे वी राइट नेगेटिव्स. जैसे एग्जांपल के लिए हैव सम टी, वोंट यू, थोड़ा चाय लीजिए, नहीं लेंगे? सो इन दिस मैनर वी आर एक्चुअली मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट. सामने वाले से हम वो काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग उस चीज को और ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है और ज्यादा उस पर जोर देने की कोशिश कर रहा है. जैसे कम इन, वोंट यू, कि अंदर आइए, नहीं आएंगे? सो यहाँ पर ऑल्दो वी आर सेइंग नहीं आएंगे, ये बोला जा रहा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ थ्रेट. इंस्टेड व्हाट इट इज अ रिक्वेस्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, उसमें एक रिक्वेस्ट करी जा रही है या एक इन्विटेशन करा जा रहा है, तो उसी को और एम्फसाइज करने के लिए उसको नेगेटिव बना जा रहा है. जैसे सिट डाउन, वोंट यू, बैठ जाइए, नहीं बैठेंगे? सो हियर अगेन पोलाइट वे में बोला जा रहा है. डिफरेंस इन द कमांड्स एंड इन्विटेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द क्वेश्चन टैग. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. अगर इसको हमने पॉजिटिव लिखा होगा तो एक्चुअली बचेगा ही नहीं एक इन्विटेशन या फिर रिक्वेस्ट, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएगा. सो ये हमको याद रखना है कि अगर नेगेटिव लिखा जा रहा है तो एक्चुअली वो ऑर्डर नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट है या इन्विटेशन है. अगर पॉजिटिव लिखा जा रहा है तो फिर वो एक कमांड है, एक ऑर्डर है, अथॉरिटी है. एंड इम्पेरेटिव्स में लास्ट, सजेशंस. व्हेनेवर वी यूज अ सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट्स, अगर हम लेट अस या लेट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सो इन दिस केस वी आर इन्वॉल्व इन इट. जब हम बोल रहे होंगे कि लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पर चलेंगे, तो हम उसमें इन्वॉल्व है, राइट? तो ऑल्दो उसमें वर्ड वी का इस्तेमाल नहीं करा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अस जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ वी है. सो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा वी, एंड हेल्पिंग वर्ब बिकॉज लेट हैज बीन यूज्ड हियर, तो शाल का इस्तेमाल करा जाएगा. सो रिमेंबर दिस थिंग, वेरेवर यू सी लेट, हेल्पिंग वर्ब विल बी शाल एंड अस विल रिफ्लेक्ट अपॉन टू वी, तो हमको शाल वी का इस्तेमाल करना है. जैसे लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, शाल वी, कि मीटिंग शुरू करें, कि मीटिंग शुरू करो, शुरू करें. तो ये हमारा एक वे ऑफ आस्किंग और एडिंग क्वेश्चन टैग है, ताकि हम कंफर्मेशन ले कि कोई काम हम करें या ना करें. जैसे लेट अस रिवाइज द लेसन्स, शैल वी, कि चलो लेसन रिवाइज करते, करें शुरू. मूविंग टू रूल नंबर 7, नेगेटिव वर्ड्स. कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज करे जाते जो हमको पता नहीं होंगे कि वो नेगेटिव है, तो हमको वो लर्न करने पड़ेंगे. ऑल्दो सेंटेंस में नॉट इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेनेवर दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, ऑटोमेटिकली दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर दोज वर्ड्स? Always remember them. Never, hardly, scarcely, rarely, seldom, barely, nobody, no one, nothing, neither. ये सारे वर्ड्स नेगेटिव स्टेटमेंट्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑल्दो इसके अंदर नॉट का इस्तेमाल करा ही नहीं गया, राइट? बट एक्चुअली वो नेवर या हार्डली या स्कार्सली ये नेगेटिव सेंटेंसेस है. फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता है. ऐसा ही पढ़ेंगे ना इसको ट्रांसलेट करके, तो नहीं वर्ड तो ऑटोमेटिकली आ गया उसमें, राइट? सो दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, रिमेंबर दिस थिंग, ऑल्दो नॉट वर्ड का इस्तेमाल करा ही नहीं है उसमें. सो व्हेनेवर these words are used in a sentence, helping verb must be positive in the tag. So he never lies. Does he? She hardly speaks. Hardly मतलब वो लगभग ना के बराबर बात करती है, वो बहुत कम बात करती है, ऐसा बोलना चाह रहा है वो. तो what he would write? She hardly speaks. Does she? कि वो लगभग ना के बराबर बात करती है क्या वो? So in this way he is asking. They rarely complain. Do they? They rarely complain. Do they? कि वो कंप्लेन ही नहीं करते हैं क्या कंप्लेन?
in this way. And finally, coming to indefinite pronouns. Already we have completed the pronouns chapter. I hope that all of you remember it. अगर नहीं याद है तो I'll upload a video on pronouns as well, because क्योंकि हमने physically तो ये chapter complete कर लिया है, but material is still to be made. And moving to the last rule, indefinite pronouns. Already we have covered the chapter pronouns. Physically in the coaching centers I have covered it, although इसके ऊपर का वीडियो अपलोड होना अभी बाकी है. If I get the time, if convenient, then I will upload it. लेकिन indefinite का मतलब आपको पता है, ये मैं assume करके चल रहा हूँ because already हमने पढ़ा हुआ है. तो indefinite का मतलब होता है जब कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में हम रेफरेंस कर रहे हैं वो डेफिनाइट मतलब निश्चित नहीं है. एग्जाम्पल के लिए एवरीवन मतलब सभी, या उसको हम हिंदी में या मराठी में प्रत्येक या प्रत्येक इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे. तो प्रति एक या हर एक जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है ये डेफिनेटली हम मेंशन ही नहीं कर रहे, बट हम बोल रहे हैं कि सारे लोग उसमें आ चुके हैं. जैसे समबड़ी मतलब कोई, जैसे समबड़ी कॉल्ड यू, किसी ने तुम्हें कॉल करा. अब वो किसी ने कौन है ये हमको बताया नहीं गया, राइट. सो वो क्या हुआ, इनडेफिनाइट हुआ, अनिश्चित है. सो जब भी कोई इनडेफिनाइट प्रोनाउन का इस्तेमाल करा जा रहा होगा तो हमको करना क्या है, हमको उसके साथ में दे का ही इस्तेमाल करना है, राइट. बिकॉज हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट. सो व्हाट वी डू, वी रेफर टू अ प्रोनाउन which can be used for any number of the people which are unknown or indefinite. तो दे का इस्तेमाल करेंगे, and depending upon the tense or depending upon the verb used in that particular sentence हम helping verb का इस्तेमाल करेंगे, which we already have discussed in the previous examples. पहले के rules में हमने उसके बारे में बात कर लिया. Now let us move to the examples. Everyone knows the answer. Now look at this. एवरीवन का इस्तेमाल करा है, तो सिंपल एज दैट. दे प्रोनाउन तो आना है, हमको पता है. जस्ट लुक एट दी टेंस नाउ, हमको टेंस के ऊपर जाना है, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं वो चेक करना है. एवरीवन नोज द आंसर, इसमें नोज का इस्तेमाल करा गया है, V1 + S. तो इससे हमको पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस है. जस्ट ट्राई टू गेस इट. आई होप दैट आपको याद आ गया होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. V1 + S का इस्तेमाल करा है सिंपली, सो दैट इट मीन्स कि इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमको डज या डू का इस्तेमाल करना है. ऑल्दो यहाँ पर नोज यूज करा है जिसके साथ हमको टैग में डज यूज करना चाहिए, बट रिमेंबर दिस कि हम प्रोनाउन के तौर पे दे का इस्तेमाल कर रहे हैं. दे होता थर्ड पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, सो विल यूज डू एंड नॉट डज. ठीक है, सो आंसर होगा डोंट दे. एवरीवन नोज द आंसर, डोंट दे. सबको आंसर पता है ना सबको. सो इन दिस मैनर, somebody called you, called, V2 of call. So clearly we can say कि past tense है, past में यूज करा जाना चाहिए. did क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया नहीं है तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा. do does did में से क्योंकि past है तो did यूज करेंगे. so they because somebody is used and did because V2 is used, so नेगेटिव होगा didn't they. nobody came, nobody indefinite pronoun है, indefinite pronoun है इसीलिए दे का इस्तेमाल करा जाएगा. अब एक और चीज समझो, सेंटेंस में वर्ब केम का यूज करा गया है. केम है V2 फॉर्म ऑफ कम, तो पास्ट में डू डज डिड में से डिड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब डू डज डिड. और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो डिड ही होगा, ये कंफर्म भी कर लिया हमने. इसको नेगेटिव क्यों नहीं करा ये गेस करने की कोशिश करो, मैं अभी बताता हूँ एक ही सेकंड में. इफ यू हैव गेस्ड इट प्रॉपरली कि नोबडी एक नेगेटिव वर्ड है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी पिछला रूल उसी के बारे में हमने सोचा था या पढ़ा था. तो नेगेटिव वर्ड है तो उसके बाद पॉजिटिव ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो डिड पॉजिटिव ही रहेगा एंड सब्जेक्ट दे वहां पर यूज करना पड़ेगा. एंड लास्ट वन, नो वन ऑब्जेक्टेड. ऑब्जेक्टेड V2 फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डू डज डिड में से डिड एंड नो वन क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिड ही यूज करेंगे, डिडंट लिखने की जरूरत नहीं है. सो नो वन ऑब्जेक्टेड, डिड दे. यूज इट फॉर थिंग्स, यूज इट फॉर थिंग्स. हमको ऑलरेडी पता है कि इट इस प्रोनाउन का इस्तेमाल थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए करा जाता है. सो एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज यूज फॉर थिंग्स, तो हमको पता है. तो एवरीथिंग में
इट का इस्तेमाल करेंगे ना कि दे का, और उसके बाद में यूज करा जाएगा इज वर्ब का नेगेटिव फॉर्म। तो एवरीथिंग इज रेडी, इजंट इट। नथिंग, अगेन थिंग का इस्तेमाल करा है, सो इट विल बी यूज्ड। अंडरस्टैंडिंग दिस कि नथिंग एक नेगेटिव वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो डिड को डिड ही रखा, नेगेटिव नहीं बनाया। एंड डिड इट। Finally, we have completed our topic question tags. I hope you have understood everything of this topic. If you have any doubts or queries, you can just personally DM me on my number. Even after that, if anything remains, I will visit the coaching institute and clarify all your doubts. With that said, for today, I take your leave. Bye bye.